में उस प्रश्न के हल के बारे में चिंतन कर रहे हैं। हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से, प्राचीनता की दृष्टि से बहुत बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा है, और हमें उस बहुत बड़ी जनसंख्या का विचार करना है। हजारों वर्षों से भारत में एक भी व्यक्ति अशिक्षित न रहे, इसका ध्यान ज्ञान के प्रवर्तक ऋषि मुनियों ने रखा है, और इसलिए विभिन्न प्रकार से व्यवस्था बनाई है। ऐसी व्यवस्था कि ज्ञान अंतिम छोर तक पहुंचे। अंतिम छोर तक केवल भौतिक सुविधाएं पहुंचे, ऐसा प्रयत्न एक प्रकार का है, परंतु अंतिम छोर तक ज्ञान पहुंचे, जीवन की समझ पहुंचे, और हर व्यक्ति व्यवहार से, भावना से और समझ से भारतीय बने, ऐसा प्रयास शिक्षा के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। आज हमको इसी व्यवस्था को पुनः प्रस्थापित करना है, और इसका साधन बनेगा राम विद्यापीठ। इसलिए मैंने पहले ही सत्र में निवेदन किया था कि हम बड़ा सोचे। बड़ा सोचे माने पूरे देश भर का सोचे, पूरे जीवन काल का सोचे, सभी व्यवस्थाओं की बात करें, सर्व प्रकार की परिस्थितियों की बात करें। ऐसा सब समग्रता में एक साथ हम अपने विचार के आवाका में लेंगे, विचार के सीमा में लेंगे, तभी हम देश की शिक्षा के प्रश्न पर कुछ हल निकल सके, ऐसा विचार कर पाएंगे। तो हमारे राम विद्यापीठ के चिंतन का लक्षण ये है, उसका स्वरूप यह है कि हम समग्रता में इस प्रश्न का विचार कर रहे हैं। इस दृष्टि से गत सत्र में हमने शुरू किया था कि राम विद्यापीठ बनेगा तो उसमें पढ़ाया क्या जाएगा, उसका शैक्षिक पक्ष कैसा रहेगा। अब किसी भी विद्यापीठ की हम बात करें तो उसका एक शैक्षिक पक्ष रहता है, उसका एक व्यवस्था पक्ष रहता है, जैसे कि बिल्डिंग कैसी बनेगी, कैंपस कैसा बनेगा, कितने कितने प्रकार की सुविधाएं उसमें होंगी, वो पूर्ण इंटरनेट की सुविधा से सज्ज होगा, सर्व प्रकार की लाइब्रेरी से सज्ज होगा, प्रयोगशाला से सज्ज होगा, मैदान होंगे, बगीचे होंगे। ये जो सारी भौतिक व्यवस्थाएं हैं, जिसको आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो एक पक्ष होता है। दूसरा होता है अर्थव्यवस्था कैसी होगी, बजट कितना है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कितने प्रकार के हैं जिसके लिए बजट आवंटित हुआ है, कितनी फैकल्टीज है, जिसको क्या मिलता है, ये आर्थिक पक्ष है। तो राम विद्यापीठ का विचार करते समय ये व्यवस्था का पक्ष और आर्थिक पक्ष दूसरे और तीसरे नंबर पे रखकर, पहला पक्ष है कि विद्यापीठ में पढ़ाया क्या जाएगा। इसके लिए हमें आज की जो व्यवस्था है उसका संदर्भ पहले छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज की पूर्ण जो शैक्षिक व्यवस्था है उसका पूर्ण रूप से 100% भारतीय विकल्प हम चाहते हैं। और सूत्र तो बहुत सीधा है, भारत में भारत की शिक्षा होगी, भारत में भारतीय शिक्षा होगी, और शुद्ध और पूर्ण रूप से भारतीय शिक्षा होगी। इस सूत्र पर हम चलेंगे तो शुरू से लेकर अंत तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सर्वत्र आज की शिक्षा का हमें विकल्प चाहिए, पूर्ण भारतीय विकल्प चाहिए। इसलिए पहली बात है, आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की ज्ञान व्यवस्था का संदर्भ हम एक तरफ कर देंगे, और निरपेक्ष भाव से भारतीय ज्ञान कैसे यहाँ दिया जाएगा इसका विचार करेंगे। तो गत सत्र में हमने कहा था
कि ऐसा हमको एक उच्च शिक्षा का जिसमें अनुसंधान समाविष्ट है, वैसे अनुसंधान हमारे यहाँ अध्ययन और इससे अलग विषय नहीं रहा है। प्रगत अध्ययन का ही एक अंग है अनुसंधान। तो ऐसे प्रगत मूलभूत ऐसे अध्ययन का प्रारंभ पहले करना पड़ेगा। जैसे आजकल की भाषा में कहा जाता है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ऐसा ये फंडामेंटल माने मूल में जाकर करो। तो ये केवल फंडामेंटल रिसर्च नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज, मूलभूत ज्ञान क्या है ये देने की व्यवस्था। ये केवल अनुसंधान नहीं है, इसके लिए पहले अध्ययन है, समझना है। किस रूप में समझना है? जीवन के साथ जोड़कर। शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है, ज्ञान का संबंध जीवन के साथ है, वह व्यक्ति जीवन के साथ है, राष्ट्र जीवन के साथ है, व्यक्ति जीवन के साथ है, विश्व जीवन के साथ है। आजीवन जन्म जन्मांतर जो जीवन का अखंड प्रवाह चल रहा है उसके साथ संबंध है। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है, तो ज्ञान जीवन व्यवस्था जीवन के लिए है, तो शिक्षा व्यवस्था भी जीवन के साथ जुड़ी है, जीवन विकास के लिए जुड़ी है। इस सूत्र को लेकर फंडामेंटल्स क्या है इसको देने की व्यवस्था हमें करनी होगी। और इसमें मैंने दो मूल तत्वों का उल्लेख किया था। एक, हमें एकदम हायर टॉप लेवल पर, सबसे ऊपर और सबसे पहले भारतीय जीवन दृष्टि की शिक्षा कैसे देना ये समझना होगा। भारतीय जीवन दृष्टि माने क्या होती है इसके ऊपर अध्ययन करो, इसके ऊपर साहित्य निर्माण करो, इसके संबंध में पाठ्यक्रम बनाओ, इसके संदर्भ पुस्तकें निर्माण करो, इसको अप्लाइड पक्ष उसका कैसा होगा ये देखो। तो ये भारतीय जीवन दृष्टि ये एक फंडामेंटल विषय हमारा होगा। राम विद्यापीठ का मूल ये है कि जीवन दृष्टि, जीवन दृष्टि को कहते हैं जीवन और जगत को देखने की, समझने की भारतीय पद्धति क्या है। मैं भारतीय जीवन दृष्टि के विषय में बहुत विस्तार से कहने वाली हूँ ऐसा नहीं है। राम विद्यापीठ में हमें विषयों की योजना, अध्ययन की योजना ऐसे करनी पड़ेगी और प्रस्थान बिंदु हमारा रहेगा जीवन दृष्टि के बारे में पूरे देश भर की जनता को अवगत करना। और इसका प्रारंभ विद्वानों के, प्राध्यापकों के, रिसर्च स्कॉलर्स के जीवन दृष्टि विषयक अध्ययन और अनुसंधान से होगा। ये अध्ययन और अनुसंधान केवल थियोरेटिकल, केवल सैद्धांतिक नहीं होगा, वो सिद्धांत के पक्ष में भी अप्लाइड होगा और व्यवहार के पक्ष में भी अप्लाइड होगा। तभी एक विषय का अध्ययन पूर्ण होता है कि आप उसको मूल सिद्धांत के रूप में भी समझो, फिर सिद्धांत के रूप में ही अप्लाइड पक्ष में भी समझो, माने जीवन के हर आयाम को वह लागू कैसे होता है ऐसे भी समझो। और तीसरा, व्यवस्था और व्यवहार के पक्ष में वो लागू कैसे होता है ये समझो। उदाहरण के लिए भौतिक विज्ञान ही हम देख लें। क्यों भौतिक विज्ञान का उदाहरण है? आजकल लोग कहते हैं एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिक, सब साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, वैज्ञानिक व्यवहार, हमारा वैज्ञानिक मानस होना चाहिए, विज्ञान के मापदंड पर संस्कृति भी खरी उतरनी चाहिए। ऐसी बात हम कहते हैं। विज्ञान आज का जैसे देवता है, तो इसलिए मैं विज्ञान की ही बात करती हूँ और उदाहरण के रूप में करती हूँ। विज्ञान, हम भौतिक विज्ञान को ही विज्ञान के अर्थ में आज समझते हैं। उस भौतिक विज्ञान की ही बात करें। विज्ञान भी भौतिक विज्ञान के अलावा और बहुत विस्तरित ऐसी संकल्पना है।
परंतु हम भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, क्योंकि आज भौतिक विज्ञान ही हमारा देवता और सुपर पावर बन गया है। भौतिक शब्द आया है भूत से, भूत भौतिक। भूत शब्द किसके लिए है? महाभूत माने ऐसा परमात्मा का ऐसा ठोस स्वरूप जो बहुत व्यापक है और हमारा दैनंदिन जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये दूसरा छोर जो है वो भूत है। एक तरफ एक छोर पर आत्म तत्व है, उसके दूसरे अंतिम पर भूत है। इस प्रकार से हमारी सृष्टि रचना हुई है। सृष्टि रचना का विज्ञान इस प्रकार से निरूपित करता है कि इस सृष्टि का प्रारंभ बिंदु है वह आत्म तत्व है और उसके विस्तार का अंतिम छोर है वे भूत हैं। भूत इतने व्यापक हैं, हमारे जीवन को इस प्रकार से व्याप्त करके रहे हैं कि उसको महाभूत कहते हैं, क्योंकि वे बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत छाए हुए हैं और हमारे जीवन के साथ उनका संबंध है, इसलिए ये महाभूत हैं। ये संख्या में 5 हैं, इसलिए पंच महाभूत हैं। उस पंच महाभूत का जो शास्त्र है आज उसको विज्ञान कहा जाता है। भारत में भी उसको विज्ञान ही कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे, भूत विज्ञान कहेंगे, पंचभूत विज्ञान कहेंगे, पंच महाभूत विज्ञान कहेंगे। अकेला विज्ञान शब्द नहीं है। विज्ञान ये भौतिक विज्ञान है। आज हम अकेला विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तब भौतिक विज्ञान ही समझते हैं। इसका कारण अलग है, उसके हम चर्चा कभी करेंगे। जब ज्ञान चर्चा करनी है, ज्ञान के विषय में चर्चा करनी है तो उसकी चर्चा तो करनी ही होगी, परंतु आज हम उदाहरण के रूप में, उदाहरण भी मेरा बहुत विस्तृत हो रहा है परंतु ये समझना आवश्यक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। पंच महाभूतों के विषय में समझने की पद्धति भारत की और यूरोप की अलग होती है, ये प्रतिपादन का विषय है। हमने भौतिक विज्ञान को कम महत्वपूर्ण नहीं माना, आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम मानते हैं। भारतीय चिंतन में भी उसको महत्वपूर्ण माना है, परंतु आज जिस रूप में हम भौतिक विज्ञान को समझते हैं, भूतों को समझते हैं, महाभूतों को समझते हैं, उनके स्वरूप के बारे में जब चर्चा करते हैं, उनके प्रभाव के बारे में भी चर्चा करते हैं और उनके अप्लाइड अर्थ के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं, तब मूल बात ये है, फंडामेंटल ये है कि महाभूतों को और उसके विस्तार को, उसके मैनिफेस्टेशन को समझने की भारतीय पद्धति और यूरोपीय पद्धति अलग है। क्या अलग है मैं इसके ऊपर नहीं जाती, क्योंकि वह तो विद्वत चर्चा या शास्त्रीय चर्चा अलग ही प्रकार की हो जाएगी। मेरा केवल कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भौतिक विज्ञान को आज हमने इतना महत्वपूर्ण और विस्तृत ऐसा माना है, बहुत प्रभावी ऐसा माना है, उसके बारे में भारतीय दृष्टि और अभारतीय, हम यूरोप, अमेरिका, रशिया ये शब्द प्रयोग न करते हुए अभारतीय कहेंगे तो पर्याप्त है। ये दृष्टि अलग होती है। फंडामेंटली वह यदि अलग होती है तो उसका विस्तार है वो एक दूसरे से बहुत अलग होने लगता है। इसका जो अप्लाइड पक्ष है वो भी अलग होने लगता है। उसके साथ समझो कहें भौतिक विज्ञान, शुद्ध भौतिक विज्ञान, उससे अप्लाइड पक्ष में जाओ तो इंजीनियरिंग आता है। उस इंजीनियरिंग का मूल इंजन है, यंत्र है,
उस यंत्र के साथ होने वाला मानवीय व्यवहार, मनुष्य का यंत्र की ओर देखने का दृष्टिकोण, यंत्र का उपयोग करने का भारतीय मानस, इसमें भी अंतर होगा। तो साइंस अलग है तो इंजीनियरिंग भी अलग है, भारतीय अलग है, टेक्नोलॉजी भी अलग है। ये तो मैं भौतिक विज्ञान के विस्तारित क्षेत्र की बात कर रही हूँ। तो पुनः 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 हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि भारतीय विज्ञान दृष्टि क्या है, भारतीय भूत विज्ञान दृष्टि क्या है, भारतीय इंजीनियरिंग बुद्धि क्या है, दृष्टि क्या है, भारतीय टेक्नोलॉजी की दृष्टि क्या है। ये अभारतीय से अलग है। अतः हमें जब फंडामेंटल्स का अध्ययन और अनुसंधान शुरू करना है तो जीवन के हर आयाम में ये भारतीय दृष्टि का विचार करना पड़ेगा। तो पहला मुद्दा है जीवन दृष्टि को समझो, जीवन के सभी आयामों के संदर्भ में समझो, सभी आयामों को के साथ जोड़कर समझो। ये तात्विक जीवन क्या होता है, व्यावहारिक जीवन क्या होता है, दोनों ही भारतीय जीवन दृष्टि के प्रकाश में समझो। भारतीय जीवन दृष्टि ये आत्म दृष्टि है, आत्म तत्व को हम मूल मानते हैं। तो आत्मा के प्रकाश में महाभूतों को देखो, आत्मा के प्रकाश में समाज व्यवस्था को देखो, आत्मा के प्रकाश में टेक्नोलॉजी को देखो, आत्मा के प्रकाश में कॉरपोरेट सेक्टर को देखो, आत्मा के प्रकाश में राज्य व्यवस्था को देखो, आत्मा के प्रकाश में उद्योग और उत्पादन को देखो। ये इसका विस्तार है। तो पहला काम होगा राम विद्यापीठ में, जीवन दृष्टि को समझो और केवल बुद्धि से न समझो, तो अपने व्यवहार में इसको लाओ, अपने भावनाओं में इसको लाओ। तो हमारा व्यक्तित्व उस जीवन दृष्टि को समझने वाले का व्यक्तित्व उस जीवन दृष्टि के अनुसार ही बनेगा। इसी को तो शिक्षा कहते हैं। एक एक व्यक्ति को शिक्षित करना माने भारतीय जीवन दृष्टि को अपनाकर जीने वाले लोग निर्माण करना। इतना एक सूत्र पकड़ा तो हमें कभी लगने लगेगा कि हाँ, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, भारतीय ज्ञान व्यवस्था में ऋषि निर्माण होना संभव है। हम कभी कहते हैं ना कि आज के जमाने में ऋषि कहाँ से होंगे। हाँ, भारतीय ज्ञान व्यवस्था, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को हमने प्रस्थापित किया तो ऋषि भी उसमें से जन्मेंगे, उसी में से जन्मेंगे। तो मेरा पहला मुद्दा है भारतीय जीवन दृष्टि का अध्ययन, उसका विस्तार होगा। जीवन के सभी आयामों में भारतीय जीवन दृष्टि कैसे मैनिफेस्ट होगी ये समझो। तो फिर हमारी टेक्नोलॉजी कैसी होगी, हमारा वाणिज्य कैसा होगा, हमारी उत्पादन पद्धति कैसी होगी, हमारी भाषा कैसी होगी, हमारा परस्पर सामाजिक संबंध कैसा होगा, हमारी संस्कृति कैसे विकसित होगी, ये सारी बातें इसमें आएंगी। अब इस अध्ययन को जब हम लेंगे, जब हम प्रारंभ करेंगे, तो उसको समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए हमें आचार्य चाहिए और ग्रंथ भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। आचार्यों का आवाहन हमें करना होगा। हमारे शास्त्र ग्रंथ कौन से होंगे जीवन दृष्टि को प्रस्तुत करने वाले, ये भी हमको समझना होगा। भारत के सद्भाग्य से शास्त्र तो हैं, शास्त्र ग्रंथ भी हैं। इन शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने वाले, समझने वाले और समझाने वाले आचार्य भी निकल आएंगे। भारत में अभी ऐसे आचार्य भी
हैं। ऐसे आचार्यों का आवाहन हमें राम विद्यापीठ के लिए करना होगा। आज समस्या क्या है? इस समस्या का के ऊपर निजात पाना, माने इसके रास्ता निकालना। शास्त्र ग्रंथ तो हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है, परंतु जिस प्रकार से आज उनके अध्ययन की परंपरा बनी है, पद्धति बनी है, दैट इज द प्रॉब्लम, वो समस्या है। देश में ऐसे आचार्य हैं, अध्येता भी हैं, अध्ययन भी चल रहा है। होता क्या है, 2-3 बातों का हम विचार करेंगे। जब से मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद यूरोपियन भाषाओं में किया, जब से भारत के मूल शास्त्र ग्रंथों का अनुवाद जर्मन में, अंग्रेजी में होने लगा, तब से ये नई मुसीबत शुरू हुई है। ये नए प्रकार का आक्रमण हमारे ज्ञान क्षेत्र पर हुआ है। वो क्या है? उनके दृष्टि से, उनके जीवन दृष्टि तो यूरोपीय है, उनकी जीवन दृष्टि तो अब्राहमिक है, उनकी जीवन दृष्टि तो सेमिटिक है। संस्कृत के शब्दों का लिटरल अनुवाद भी वो नहीं कर पाते हैं, वो असंभव है। तो फिर उसमें जो दृष्टि है, उसमें जो अर्थ व्यक्त किया है, वो तो समझ में आने की बात ही नहीं है। डिक्शनरी मीनिंग भी उपलब्ध नहीं है, तो फिर सांदर्भिक अर्थ तो कैसे संभव होंगे? इसलिए अनुवाद पहले तो भारतीय शब्दों के सही अर्थों को प्रस्तुत करने वाला ही नहीं होता है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। दुष्ट है इसलिए नहीं होता है, ये भी हम ना कहें, वो दुष्ट और सुष्ट का विषय अलग है, परंतु प्रत्यक्ष ईमानदारी से आप अनुवाद करना चाहें तो भी नहीं होता है। धर्म, संस्कृति, दर्शन, प्रसाद, आत्मीयता, आत्मा, चित्त, प्राणिक विकास, पंचकोश, ये सारी बातों का अनुवाद ही नहीं हो सकता। आप पंचकोश को क्या कहेंगे, प्राण को क्या कहेंगे, धर्म को क्या कहेंगे, आत्मा को क्या कहेंगे? अधूरा होकर अनुवाद करने पर आत्मा को सोल, धर्म को रिलीजियन, दर्शन को क्या कहना अभी भी पता नहीं है, प्रसाद को क्या कहना अभी भी पता नहीं है, चरणामृत को क्या कहना अभी भी पता नहीं है, दक्षिणा को क्या कहना अभी भी पता नहीं है, आशीर्वाद। और आप आश्चर्य करेंगे, पाप के लिए तो अंग्रेजी शब्द है, पुण्य के लिए तो है ही नहीं। इस भाषा, ऐसे भाषा जहां ये संकल्पनाएं नहीं है, वहां उनके लिए शब्द भी नहीं है। लेकिन हम संस्कृत शब्दों का, भारतीय भाषा के शब्दों का, जिसका अध्यात्म जीवन से लेकर व्यावहारिक जीवन का संदर्भ है, उसका अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में, ग्रीक में, लैटिन में अनुवाद ही नहीं हो सकता। तो ये जो पहले पहले वेदों का, उपनिषदों का, स्मृति ग्रंथों का अनुवाद होने लगा, तो यह भाषा की दृष्टि से भी अपर्याप्त ऐसा हुआ। ये एक संकट है। दूसरा, उन्होंने इन सभी संकल्पनाओं को, इन सभी तात्विक बातों को, सभी शब्दों को अंग्रेजी लेक्सिकॉन के सहायता से अनुवाद करने के बाद अब्राहमिक दृष्टि से समझा। तो वो समझ तो यूरोपीय बनेगी ही बनेगी। अब शास्त्र ग्रंथ भारतीय है, परंतु उसकी समझ जो है वह अभारतीय है, वह अभारतीय भाषा में व्यक्त हुई है। ये दूसरा संकट है। तीसरा संकट, इसी को प्रमाणभूत मानकर भारत के विद्यापीठों में इसका अध्ययन, अध्यापन होना यह है।
अब संस्कृत को संस्कृत में सिखाया नहीं जाता है। संस्कृत को किसी भारतीय संस्कृतेतर भाषा में भी नहीं सिखाया जाता है। संस्कृत को, शास्त्रों को, वेदों को, वेदांगों को, उपवेदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, आरण्यक ग्रंथों को, उपनिषदों को, रामायण को, महाभारत को, हितोपदेश को, पुराणों को, साहित्य ग्रंथों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। तो फिर ये तो पहले कितना वर्ण संकर होगा और बाद में कितना अभारतीय हो जाएगा, न इधर का न उधर का, ऐसा होगा। ये तीसरा संकट है कि हम भारतीय शास्त्र ग्रंथों को अभारतीय दृष्टि से पढ़ाने लगे और इसमें 10 पीढ़ियां बीती हैं। तो हमको विरासत में यही समझ मिलने लगी और इस ज्ञान को व्यवहार में लागू करते करते आज की व्यवस्थाएं बनी जिसकी दृष्टि अभारतीय है। अब पर्यावरण को देखने की और उसके प्रदूषण के प्रश्नों को हल करने की हमारी दृष्टि अभारतीय, खेती करने की बाकी सारी कारीगरी की हमारी दृष्टि और हमारी पद्धति अभारतीय, व्यापार करने की हमारी पद्धति अभारतीय, अर्थशास्त्र का निरूपण करने की हमारी पद्धति अभारतीय, कुटुंब संस्था, विवाह संस्था, समाज व्यवस्था, इसका निरूपण करने की हमारी दृष्टि अभारतीय, कानून और व्यवस्था बनाने की, दंड और कर लगाने की हमारी पद्धति अभारतीय, शासन व्यवस्था अभारतीय, सारी नीति निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो अभारतीय, लागू करने की पद्धति है वह अभारतीय, और इन सब का स्रोत जहां है वो यूनिवर्सिटी अभारतीय। तो ज्ञान का जो मूल है, शिक्षा व्यवस्था का जो सबसे मूल और प्रभावी केंद्र है, वह यूनिवर्सिटी अभारतीय हो गई, अभारतीय ज्ञान का प्रसार करने वाली हो गई और देश भर में व्याप्त हो गई 10 पीढ़ियों में। ये हमारा चौथा संकट है। इसके कारण से आज हमको पता ही नहीं है कि ये भारतीय अभारतीय क्या होता है। हमको प्रश्न ऐसे निर्माण होते हैं, ये तो आधुनिक है, आज के काल में तो ऐसा ही होगा, ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर हम कुछ गृहीत मानकर चलते हैं, स्वीकृत मानकर चलते हैं। तो ये जो अभारतीयपना देश भर में जीवन के सभी आयामों में छा गया है, उसका मूल है भारतीय शास्त्र ग्रंथों को, भारतीय ज्ञान धारा जिनमें समाहित है ऐसे शास्त्र ग्रंथों को अभारतीय दृष्टि से पढ़ना, पढ़ाना और लागू करना, ये हमारा संकट है। तो इस संकट से भारत का आचार्य वृंद जो है वह ग्रस्त है, आक्रांत है। इसलिए शास्त्र ग्रंथ तो हैं, परंतु उनका अध्ययन करने वाली जो आचार्य बुद्धि है वह अभारतीय है। कभी तो वह व्यवस्था से ग्रस्त और त्रस्त है, कभी अपने ही बुद्धि से उसने इसका स्वीकार कर लिया है, कभी तो वह हीनता बोध से ग्रस्त है और कभी तो उसको लगता है कि क्या करे, आज के जमाने में तो ऐसा ही होगा। ये संकट है। अब इस संकट को दूर करना, इस संकट से मुक्ति पाना कठिन तो है, परंतु इनमें से भी कोई आचार्य ऐसे होंगे जो इसको समझते हैं, पहले तो कि समस्या क्या है इसको समझते हैं और इस समस्या का निराकरण करना ही चाहिए, ये बात भी उनके ध्यान में आती है। और फिर ये आचार्य वर्ग ने करना चाहिए, ऐसा भी उनको
समझता है। आचार्य वर्ग ने नहीं किया तो ये होगा नहीं, ये भी उनको पता है। कैसे, किस प्रक्रिया से ये होगा, इसका भी उनको आभास है। इसके लिए कितना लंबा समय लगेगा, इसका भी आकलन उनको थोड़ा थोड़ा हो रहा है। परंतु होता क्या है, वो इतना लंबा समय लगेगा, कैसे करेंगे, ये इतना कठिन है, कौन हमको करने देगा, कौन हमारी सुनेगा। हम तो ऊपर से आता है उसी प्रकार से करते हैं। यदि हम इस व्यवस्था को नकारते हैं तो संभव ही कैसे है। ये सोचते सोचते वो थक जाते हैं और संभव नहीं है इस व्यवस्था से बाहर आना, अनिवार्य है, ऐसा लगना भी मुश्किल हो जाता है, और यदि लगा तो वह संभव नहीं है, ऐसा होता है। संकट ज्ञान पक्ष का भी है, संकट व्यवहार पक्ष का भी है। इसलिए आचार्य ऐसे होने के बाद भी वो साहस और सामर्थ्य नहीं जुटा पाते कि हम ये ऐसा करें। तो फिर हमारे पास रास्ता क्या है? ऐसे आचार्यों को आइडेंटिफाई करना और उनका ज्ञान पक्ष जिनका ठोस है, ज्ञान पक्ष जिनका मजबूत है, ज्ञान पक्ष जिनका शुद्ध है, परंतु व्यवहार पक्ष में उनको कठिनाइयां हैं, ऐसे आचार्यों को साहस दिलाना, ऐसे आचार्यों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, ऐसे आचार्यों का आदर सम्मान सुरक्षित हो, ऐसे करना, इनके लिए सारी योगक्षेम की भी सुविधाएं करना। और ये सब वो जो संकट सीखचे हैं, जो बंधन है, जो मुक्तता से ज्ञान को भारतीय स्वरूप में लागू करने नहीं देते, इस व्यवस्था से मुक्त करना है। ऐसी कोई व्यवस्था तो करनी ही होगी। और इस चिंतन सत्र में जुड़े लोगों ने इसका विचार करना चाहिए कि ज्ञान क्षेत्र पहले तो राम विद्यापीठ को पहले तो स्वतंत्र स्वायत्त होना पड़ेगा। किसी शासन व्यवस्था का रिकॉग्निशन, यूजीसी का रिकॉग्निशन, कॉरपोरेट सेक्टर की आर्थिक सुरक्षा, इसका विचार करके नहीं चलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाना वो भी नहीं चलेगा। समाज पर आधारित, समाज के हम लोगों के जैसे समझदार लोगों के द्वारा सम्मानित और सुरक्षित योगक्षेम की चिंता उनको न करनी पड़े, और वे भी केवल योगक्षेम की चिंता न करे परंतु ज्ञान का सम्मान करे, ज्ञान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो उनके योगक्षेम का बहुत बड़ा बोझ समाज पर न पड़े, ज्ञान निष्ठ हो, ऐसे आचार्यों को आइडेंटिफाई करना, ये राम विद्यापीठ को अपने अध्ययन योजना का प्रारंभ बिंदु बनाना होगा। मैं सिद्धांत और व्यवहार दोनों की बातें करती हूँ। केवल सिद्धांत की बात की तो वो तो विशफुल थिंकिंग हो जाएगा। हमारे शास्त्र ग्रंथों की प्रशंसा कितनी भी हम करें तो भी अगर उनको हम लागू नहीं करवा पाते हैं तो वो हमारी ज्ञान की रक्षा नहीं हुई, ज्ञान का सम्मान नहीं हुआ, ज्ञान के प्रति निष्ठा तो नहीं हुई। तो निष्ठा व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। इसलिए वो भारतीय जीवन दृष्टि का अध्ययन संभव हो, इसके लिए आचार्यों को आइडेंटिफाई करके उनको वहां स्थापित करना
और अध्ययन ठीक पद्धति से चले, ये देखना, ये समाज के ज्ञान निष्ठ, ज्ञान के प्रति जिनका आदर है, भारत के प्रति जिनका समर्पण है, भारत निष्ठ ऐसे लोग हैं, उन्होंने विचार करने का प्रश्न है। चिंतन सत्र का एक आयाम तो यह भी है कि हम सिद्धांत की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो ज्ञान रक्षा के लिए करने वाले प्रयासों में हम सहभागी हो, ये भी विषय है। तो हम पुनः राम विद्यापीठ के प्रारंभ बिंदु पर आते हैं। हमने ज्ञान धारा जिनमें सुरक्षित है ऐसे ग्रंथों को आइडेंटिफाई किया। ये हमको नए से नहीं करना है, ये हमारी पूंजी जो है, ये हमारा स्रोत है, ये तो हमारे पास है। हमने ऐसे आचार्यों को भी आइडेंटिफाई करके वहां सम्मान पूर्वक स्थापित किया। अब इन आचार्यों के सामने जो चुनौती है वह यह है कि उनका अध्ययन और अनुसंधान शास्त्र ग्रंथों में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, जो चिंतन है, अर्थ चिंतन है, माने वेद है तो एक वेद पाठ है और दूसरा वेदार्थ चिंतन है। भगवत गीता है तो एक गीता पाठ है और दूसरा गीतार्थ चिंतन है। एक उपनिषद है तो उपनिषद का पाठ है और दूसरा उपनिषद का अर्थ चिंतन है, उपनिषदार्थ चिंतन है। इस उपनिषद के या ऐसे ज्ञान ग्रंथों का जो अर्थ का चिंतन है वह कम से कम 2,500-3 हजार वर्ष से रुक गया है। वो जिसको कहते हैं ना कि वो तो खड़ा रह गए, पानी प्रवाह रुक गया है, वहां स्थगित हो गया है और वो आज के लिए उपयोगी नहीं रहा है। इसको हमारे शास्त्र ग्रंथ का अध्ययन करने वाले स्वीकार नहीं करते हैं। इसको स्वीकार करना चाहिए कि परंपरा से ही ज्ञान प्रवाह परिष्कृत रहता है और परिष्कृत ज्ञान प्रवाह ही वर्तमान जीवन को पुष्ट करता है। इसलिए इस प्रवाह को परिष्कृत रखने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। तो पहले अध्ययन करो, शास्त्र ग्रंथ जो कह रहे हैं उसको समझो और फिर 2-2.5 हजार वर्षों का जो खंडित परंपरा का संकट है उस संकट को समझो और इस 2,500 वर्षों के रुके हुए प्रवाह को, इस काल खंड को धीरे धीरे पाट कर आज तक उसको कैसे ले आना और आज उसको रेलेवेंट, प्रासंगिक कैसे बनाना, ये समझो। सबसे कठिन काम है तो यह है। इस कठिन काम को करने के लिए ही आचार्यों की प्रतिभा चाहिए, इसके लिए ही ऋषित्व चाहिए, इसके लिए ही साधना और तपश्चर्या चाहिए। ये खंडित प्रवाह को पुनः प्रवाहित करना ये भगीरथ कार्य है। इस भगीरथ कार्य को करके खंडित प्रवाह को पुनः प्रवाहित करके आज तक लाना, ये बड़ा काम है। आज तक ले आने का काम पहले करना होगा और आज के जीवन के लिए, आज की व्यवस्था के लिए उसको रेलेवेंट बनाना, प्रासंगिक बनाना, ये राम विद्यापीठ का जो पहला स्तर है, उसका युगानुकूल प्रस्तुति तक का अध्ययन और अनुसंधान का ये पहला चरण है। और इसलिए मैंने गत सत्र में डिपार्टमेंट ऑफ फंडामेंटल स्टडीज, उस फंडामेंटल स्टडीज का अर्थ विस्तार यहाँ तक होता है कि हमारी शाश्वत ज्ञान धारा को युगानुकूल प्रस्तुति का स्वरूप दो। तब वेद ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, भारतीय ज्ञान
आज के जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। फिर उपयोगी होगा तो उसके प्रतिष्ठा होगी, तो उसका स्वीकार होगा, तब वो अप्लाइड ज्ञान बनेगा, तब वो आज के समय में भी जीवन विकास के लिए जीवन विकास के लिए समर्थ होगा। ये करने की आवश्यकता है, पहले ज्ञान के लिए स्वयं और बाद में पूर्ण समाज के लिए। इस प्रकार का अध्ययन करना ये राम विद्यापीठ का पहला चरण होगा, मूल बात होगी, प्रस्थान बिंदु होगा, यहाँ से शुरुआत होगी। तो फिर हम 140 करोड़ लोगों के अंतिम तबके तक पहुंचने की व्यवस्था के बारे में देखेंगे। मुझे लगता है समय हो गया है। आज एक ही मुद्दे की बात की है, परंतु वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार से कहा है। गत सत्र में मैंने इसके साथ दूसरा मुद्दा भी जोड़ दिया था, परंतु फिर लगा कि ये थोड़ा जरा कठिन और गहन होता जा रहा है, इसलिए मैंने पुनः इसको इस सत्र में विस्तार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप लोगों को जितना भी समझ में आया होगा, तो आप इसका कितना स्वीकार कर पा रहे हैं, कितने इसके सहमत हो रहे हैं, आपके सुझाव और आपके प्रश्न आप अभी भी पूछ सकते हैं। और अभी समय यदि नहीं रहा तो आप गट पर लिखकर अवश्य डालें। इस निवेदन के साथ मैं मेरी प्रस्तुति अभी पूर्ण करती हूँ। जी आदित्य जी पांडे वो पहले पूछेंगे, बाद में अविनाश जी फाटक वो प्रश्न करेंगे। आदित्य जी। जी जी, ताई जी को चरण स्पर्श, सभी को सादर प्रणाम। ताई जी, मेरा प्रश्न है कि जो एक पीढ़ी गुजरती है उसका औसत समय काल कितना माना जाता है? जैसे अभी जो 10 पीढ़ियां गुजरी हैं उसका 200 वर्ष। अभी 10 पीढ़ियां गुजरी है तो कम से कम 200 वर्ष मानो आप। 200 या 250, 200 या 250। जी ठीक। जी अविनाश जी भाई नमस्कार। अविनाश नमस्कार। नमस्कार। ये पूछना था कि जैसे मैं इंजीनियरिंग का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का प्राध्यापक रहा, तो उसमें भी वही आप जो कह रहे थे अभारतीय है वो समझ में आ रहा था, लेकिन इसके लिए अपनी कौन सी शास्त्र है? जैसे उदाहरण के लिए एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में समरांगण सूत्र है ना। है, तो उसके हिसाब से ऑटोमोबाइल में कौन सा ग्रंथ है, तो उसका अध्ययन करके इसको अपने भारतीय स्वरूप में, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, मेरे पास ठीक ठाक सा भंडार है ऑटोमोबाइल के ज्ञान का, तो उसको मैं भारतीय रूप में कैसे प्रकट कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे अपने शास्त्र में कौन सी पुस्तक है क्या है वो थोड़ा सा। हम ऐसे किसी भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो पहला, अभी मैं भी मैंने कहा, भारतीय जीवन दृष्टि, इसको पहले समझ लो, एकात्म मानव दर्शन पहले समझ लो, फिर टेक्नोलॉजी के प्रति देखने की हमारी दृष्टि साफ होगी। उसके बाद हमारा जो उपवेद के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे भौतिक जीवन से संबंधित ऐसे ही ग्रंथ हैं। इसलिए यंत्रों को समझाने वाले, टेक्नोलॉजी को समझाने वाले ऐसे कितने यंत्रों की जानकारी जिनमें है, ऐसे तो अभी तक के ग्रंथ हैं। अब मैं ग्रंथ के शीर्षक सीधे सीधे आपको नहीं बता सकती, परंतु यदि हम थोड़ी खोजबीन करेंगे तो हमारे पुराने ग्रंथालयों में ऐसे ग्रंथ हमको बहुत मिलेंगे। भौतिक विज्ञान में जैसे पदार्थ विद्यासार, पंचभूत विज्ञान, ऐसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब ये जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की बात आती है तो हम तुरंत अध्यात्म में चले जाते हैं और इस इंजीनियरिंग की बात ही छोड़ देते हैं। हमको लगता है उसके साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है। भारतीय सृष्टि रचना के मूल तत्व
ये यदि नहीं समझे, स्थूल शरीर संकल्पना नहीं समझी, पंचभूत विज्ञान यदि नहीं समझा, तो ये यंत्र रचना क्या होती है ये भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमारे अध्ययन का क्रम कुछ भारतीय पद्धति से ही हमको बिठाना पड़ेगा। तो थोड़ा शोध करने पर ऐसे ढेर सारे ग्रंथों का परिचय तो हमको हो ही जाएगा, परंतु अध्ययन के तरीके के लिए हमको थोड़ा विचार पहले करना होगा। इतना ही मुझे अभी कहने को सूझता है फाटक जी। अंजुला जी। नमस्ते ताई, अंजुला नमस्कार। बैंगलोर से बोल रही हूँ। जी हाँ। आपने कहा कि इनका अभारतीय अनुवाद हुआ है, तो भारतीय अनुवाद के लिए क्या भारतीय भाषाएं काफी होंगी या फिर सभी को संस्कृत सीखना होगा? क्योंकि कई शब्द हैं जो नाटक में भी संस्कृत में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका पता नहीं लोकल भाषा में अनुवाद है कि नहीं? हाँ, ये लोकल नहीं, भारतीय सारी भाषाएं संस्कृत की पुत्रियां हैं। तो उनमें तो आपको वही के वही तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत में होते हैं। उन्हीं शब्दों का प्रयोग जब अपनी भाषा में होता है तो ये तत्सम शब्द होते हैं। वही का वही धर्म शब्द, ज्ञान शब्द, प्रसाद शब्द, तीर्थ क्षेत्र, ये सारे के सारे संस्कृत के ही तो हमारी भाषा में आते हैं। दूसरे होते हैं तद्भव, मूल संस्कृत शब्द में से हमारे प्रांत के, हमारे स्थान के अनुकूल स्वरूप बदल कर प्रयोग में आता है, वो तद्भव होता है। तो भारत के भाषाओं का संस्कृत से विरोध नहीं है, या संस्कृत ही पढ़ो ऐसा नहीं होगा। संस्कृताइज्ड भारतीय भाषा पढ़ो ये तो होगा। हम इंग्लिशाइज्ड भारतीय भाषाएं पढ़ते हैं, हमें संस्कृताइज्ड भारत पद्धति से भारतीय भाषाओं को पढ़ना होगा। तो किसी भी भारतीय भाषा का भारतीय शास्त्रों को समझने के लिए अवरोध नहीं है। आप गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में किसी भी भाषा से आप शुरुआत कर सकते हैं। जी तरुण जी। जितना संस्कृत पढ़ सके उतना तो अच्छा ही है। चरुण जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते ताई, धन्यवाद बहुत ज्यादा भारतीय दृष्टि के बारे में बात करने के लिए। थोड़ा तो मेरा प्रश्न ये था कि मतलब पहले जब हम 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं और अभी की बात कर रहे हैं, ये मोर जिज्ञासा से रिलेटेड प्रश्न नहीं कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन से perspective से। तो इसमें अभी की परिस्थिति और पहले की 2000 सालों की परिस्थिति में बहुत सारा बदलाव आया है। तो हम 2000 साल पहले में जो हो रहा था, जो लेट्स से एजुकेशन भी हो रही थी, वो कुछ लोगों तक ही सीमित थी। मतलब कि जो पॉपुलेशन थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, तो उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल था। तो अब अगर पॉपुलेशन इतनी हो गई है और सभी की एस्पिरेशन भी बहुत अलग अलग है, तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो कुछ थॉट्स है मेरे अंदर की क्या हो सकता है, बट मैं आपसे जानने का जिज्ञासा थी कि आपके क्या विचार है इस बारे में, कि क्या आपको लगता है। आज के चिंतन सत्र का प्रारंभ ही इस कथन से हुआ कि 140 करोड़ जनसंख्या में एक व्यक्ति भी अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, ये तो लक्ष्य है। और भारत में हजारों वर्षों से इसकी व्यवस्था ऋषियों ने पहले की है कि अंतिम छोर तक ज्ञान पहुंचना चाहिए। तो उस समय हो या इस समय हो, पूर्ण जनसंख्या का विचार शिक्षा की दृष्टि से तो करना ही चाहिए। कुछ लोगों तक शिक्षा सीमित थी, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। अभी तो कहा कि सभी लोग, एक व्यक्ति शिक्षित हो इसके व्यवस्था की है, कुछ लोगों तक सीमित कैसे होगी? हाँ, इस अर्थ में कि शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन कुछ लोगों तक सीमित था।
वैसा ही स्वाभाविक है। किसान को शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता भी नहीं है। जूते बनाने वाले को, वस्त्र बनाने वाले को, गोपालन करने वाले को शास्त्र ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऋषियों ने क्या किया? शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान इन सभी तक पहुंचाने के लिए पुराणों की रचना की, साहित्य की रचना की, नृत्य, नाट्य, गीत, संगीत आदि की रचना थी। तो माध्यम तो बदलते हैं, परंतु ज्ञान अंतिम छोर तक पहुंचता है। इसलिए ये स्टेटमेंट कि बहुत सीमित जनसंख्या तक ये संभव था, सभी के लिए नहीं, ये हम भारत की ज्ञान व्यवस्था को, समाज व्यवस्था को हम जानते ही नहीं हैं। जो समझते नहीं थे ना, यही तो उदाहरण है कि जो भारत के जीवन व्यवस्था, जीवन रचना कैसी है वो समझते ही नहीं है। उन लोगों के द्वारा किए गए ये स्टेटमेंट है और हमारी यूनिवर्सिटीज में सबके दिमाग में ये घुसा दिया है कि ये तो कुछ लोगों के लिए ही शिक्षा है, बाकी सब तो अनपढ़ रहेंगे। हाँ, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे, बोलेंगे, गाएंगे, करेंगे, समझेंगे उस माध्यम से। अक्षरों से नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथों से नहीं पढ़ेंगे, जीवन उनका ज्ञान के से ओतप्रोत होगा। तो भारतीय जीवन रचना ये जरा समझने की आवश्यकता है। और इस रूप में देखा तो जो, और ये जनसंख्या की बात है ना, वो भी जरा एक बार ठीक से विचार करके देखना कि आज इतनी अधिक है। पृथ्वी का आकार उतना ही उतना रहा है, तो उसके ऊपर जीने वाले लोगों की संख्या अवास्तविक पद्धति से कैसे घट जाएगी, बढ़ जाएगी, थोड़ा थोड़ा विचार शांत रहकर करने की आवश्यकता है। परंतु जो व्यवस्था 2500 वर्ष पहले हो सकती थी, 5000 वर्ष पहले हो सकती थी, 10,000 वर्ष पहले हो सकती थी, वो आज भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि तो है, हमारे पास भावना भी है, हमारे पास शक्ति भी है और हमारे पास संसाधन भी है। तो असंभव तो नहीं है। धन्यवाद। सुनीति जी। नमस्कार ताई जी। नमस्कार। उमरगांव, गुजरात। अभी पुणे में हूँ और अच्छा। आज आपसे फोन से बात करने का प्रयत्न किया था, बीच में आप कुरुक्षेत्र में थी, इसीलिए बात नहीं कर पाई। जिस प्रश्न को लेकर कि आज गुजरात में जो सरकारी कॉलेजेस हैं, आर्ट्स कॉलेजेस, तो उसमें ये विषय उन्होंने सम्मिलित किया है, लेकिन जो प्राध्यापक है उनके पास आप जो बता रही है कि हमारी मूलभूत भारतीय संस्कृति के आधार पर सारे विषय पढ़ाए जाए, तो ये नहीं हो रहा। तो मैं ये आपका चिंतन शिविर ये 8-10 साल का ये होगा, सुनाई देना बंद हो गया। अभी जो हाँ क्या कर रहे हैं, तो हाँ बोलिए। जो अभी पाठ्यक्रम में है, तो तुरंत उसके लिए हम लोग राम विद्यापीठ की ओर से क्या कर सकते हैं कि उनको साहित्य प्रदान करें, संदर्भ ग्रंथ दे, ताकि जो आज 100 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे प्राध्यापकों को ही इस विषय के बारे में पता नहीं है। और उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि जितना जल्दी हो सके आपको 3rd और 4th सेमेस्टर में जो भी टॉपिक रहेगा, तो उसका मटेरियल, उसका संदर्भ ग्रंथ अपने भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार प्रदान करने का मैं अवश्य प्रयत्न करूंगी, ताकि अभी जो पढ़ रहे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि क्या है। वास्को डी गामा अभी कहते हैं ना कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो ये जो है तो मूलभूत बदलाव तो लाना ही है, लेकिन अभी जो सरकार की ओर से पाठ्यक्रम में डाले गए विषय है, तो उसके लिए संदर्भ ग्रंथ तुरंत ही उनको उपलब्ध करवाना ये पहला कर्तव्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप उसके लिए सुनीति जी, स्वाधीनता के बाद
70-75 वर्ष अनेक लोग इसका प्रयास करते आए हैं, परंतु कुछ भी हुआ नहीं है। ये हमारा अनुभव है। इसलिए तुरंत नहीं होगा। जो स्वयं आना नहीं चाहते हैं सीखने के लिए, उनके लिए भी नहीं होगा, और सरकारी तंत्र में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आप सरकार से मुक्त जब तक नहीं होते तब तक कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये बात ठीक है कि 2 पीढ़ियां वंचित रह जाएंगी वंचित। हम आज अगर इसको अर्जेंसी मानकर करेंगे तो अर्जेंसी ही अर्जेंसी बनी रहेगी और फंडामेंटल कुछ भी नहीं होगा। आपको मूल शुद्ध करने से शुरू करना होगा। तब तक जो मूल के साथ जुड़ना चाहते हैं वो तो आएंगे और वो बचेंगे, लेकिन मूल पुष्ट नहीं किया और फल को हम सुधारने लगे तो ये तो प्रयत्न सर्वथा असंभव है, अव्यावहारिक है। ये तो आप भी समझते हैं। इसलिए हम मूल से शुरू करेंगे। 2 पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां हमने ऐसे ही चलता आया है और फिर भी हम जिंदा रहे ही हैं, तो और 2 पीढ़ियां प्रतीक्षा कर सकती हैं। ऐसा पुनरुत्थान विद्यापीठ का तो दृढ़ता पूर्वक मानना है। सरकार की और सरकार की व्यवस्था में पढ़ने वालों की दया करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको खींच कर लाओ बाहर। जी ताई, समय हो गया है बैठक पूर्ण करने का। हाँ जी। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार।